फिनलैंड को रूस की खुली धमकी है, कार्रवाई के लिए मजबूर ना करो। रूस ने कहा नेटो में एंट्री के फैसले पर रूस की धमकी। रूस के विदेश मंत्री ने कहा अंजाम सोच लो। रूस के विदेश मंत्री ने यह पहले भी कहा था कि फिनलैंड को यह गलती नहीं करना चाहिए, और अब तो सीधे सीधे कहा गया कि अंजाम सोच लो। अंजाम क्या होगा? यूक्रेन के साथ आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अगर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नेटो में जाने के लिए उत्सुक था, तो यह बात और है कि उसकी कहानी नेटो में जाने की 2008 से शुरू हुई, 14 साल बीत गए, 4 मेंबर भी बन गए नए इस दौरान नेटो के, यूक्रेन को नहीं बनाया गया। तो फिर सोच क्या है? जरा देखिए, क्या यूक्रेन बनेगा फिनलैंड? क्या फिनलैंड का वो हाल होने वाला है जो यूक्रेन का अभी हो रहा है? जरा देखिए, यूक्रेन नेटो में जाना चाहता था, 2008 से कहानी शुरू हुई, रूस ने अटैक किया, 2014 में क्रिमिया एनेक्स किया, अब एक बार फिर क्या चल रहा है यूक्रेन के साथ वो आप देख रहे हैं। पुतिन क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है, पुतिन क्या करेंगे? फिनलैंड नेटो में जाने का ऐलान कर रहा है, यूक्रेन ने किया, रूस ने अटैक किया, फिनलैंड कर रहा है, पुतिन क्या करेंगे? फिनलैंड को रूस पहले ही धमकी दे चुका है, मत करो ऐसा वरना फिर मिसाइलों और बमों के बीच में रहने की आदत डाल लो। तो क्या फिनलैंड का हश्र वही होने वाला है? और क्या अगर ऐसा होगा? आप देख रहे हैं पूरी दुनिया पर इसका असर हुआ है, जो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, पूरी दुनिया पर इसका किसी ना किसी तरीके का असर हुआ है। लोग इकोनॉमिकली जो पहले ही पैंडेमिक से त्राहिमाम कर रहे थे, इस जंग के बाद और भी बड़ा खतरा सामने दिखाई दे रहा है। और अगर ये नया फ्रंट खुल गया तो क्या होगा? फिनलैंड के फैसले से नेटो पर खतरा बढ़ा, यह अहम खबर। रूस के साथ नेटो की सीमा 2 गुनी हो जाएगी। नेटो की सीमा बढ़ने नहीं देना चाहता है रूस। रूस लगातार फिनलैंड, स्वीडन को धमका रहा है। रूस लगातार फिनलैंड और स्वीडन को इसलिए धमका रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये बन गए नेटो के मेंबर्स तो उसके लिए खतरा बड़ा हो जाएगा। सवाल यह है कि अगर ऐसा ही नेटो का मेंबर बना लेने का आसान मामला था, तो क्यों नहीं जॉर्जिया को और यूक्रेन को आसानी से बना लिया गया मेंबर? ये खतरा तो खुद नेटो भी भांप रहा है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाएगा मामला। लेकिन फिर ऐसा क्यों जा रहा है? जरा जल्दी से ये अहम खबर देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं अपने मेहमानों की तरफ, एक्सपर्ट्स जो आपको बताएंगे होने क्या वाला है। फिनलैंड का नेटो सफर, ये नेटो सफर कितना आसान या कितना मुश्किल? ऑपरेशन 1340, ये 1340 किलोमीटर लंबी सीमा जो मैंने आपको बताया, फिनलैंड का नेटो सफर कितना वक्त लगेगा? कम से कम 4 महीने लगेगा, अधिक से अधिक प्रक्रियाओं के साथ 1 साल। वैसे हमने ये देखा है कि एवरेज जो मिनिमम लगा है, आपको अड़ी में मैंने आज से 2 दिन पहले दिखाया था, वो 2 साल लगा है। क्या इतना वक्त अफोर्ड कर सकता है फिनलैंड? क्योंकि उस दौरान पूरी ताकत से रूस अपना गुस्सा उतारेगा फिनलैंड के ऊपर। तो होने क्या वाला है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जिनके साथ मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पीके श्रीवास्तव सर, एयर वाइस मार्शल, हमारे साथ स्टूडियो में इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में ही मौजूद है नेवल कमांडर अशोक बिजलवान सर, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज की शाम कमर आगा साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में, और हमारे साथ मेजर जनरल SVP सिंह भी हैं। बहुत स्वागत करता हूं, शुभ संध्या आप सभी मेहमानों को। और सबसे पहला सवाल पीके श्रीवास्तव साहब आपके साथ, फिनलैंड ये सब कुछ भांप लेने के बाद वहां इस बात की जल्दबाजी क्यों, इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ गई है, जबकि वो यूक्रेन का हश्र देख रहे हैं? यूक्रेन का हश्र देखने के बाद तो न्यूट्रलिटी मेंटेन किए हुए देश को इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए थी कि अच्छा हुआ हमने वो नहीं किया। दिनेश, ये जो सारी बातचीत हो रही है यूएस के प्रोवोकेशन पर ही हो रही है, ये तो मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ, क्योंकि फिनलैंड एक बहुत हैप्पी पोजीशन में इस वक्त है। फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है, नाटो के अलायंस में रहता है, बहुत जगह मिशंस में वहाँ जाता है, उसके बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट की नाटो के साथ कंपैटिबिलिटी है, तो बहुत तरह की उसको ऑलरेडी सुविधाएँ हैं। इन सब के बावजूद जो नेटो में जाने की अब मुहिम छिड़ी है, ये अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक प्रोवोकेशन है। और जो ताज़ा स्थिति है, जैसे यूक्रेन में ऑलरेडी चल रही है लड़ाई, और इससे कालिनिंग्राड में न्यूक्लियर वेपन्स के आने का पूरी संभावना है, वो तो लगेंगे ही। और बाल्टिक सी के ऊपर जो वर्चस्व होगा नाटो का, वो शायद रशिया के बर्दाश्त के बाहर होगा। तो इन सब को मिलाकर के अगर आप देखें, और ये संभावनाएं आज से नहीं कही जा रही हैं, आपने ठीक ये उठाया कि 2008 से बुकारेस्ट रेजोल्यूशन के बाद से ही ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। और इसका जॉन बर्सहाइमर में, जो शिकागो में डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने कई बार अपने कई प्रेजेंटेशंस में, अपने कई यूट्यूब के चैनल्स पर, यूनिवर्सिटी में इस पर बहुत बार कहा है कि इस तरह का प्रोवोकेशन मैं चाहूंगा सर आप जरूर एलैबोरेट कीजिएगा। बुखारेस्ट में 2008 में क्या हुआ था, क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। मैं आपके पास लौटूंगा। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।